नमस्कार, बंसल न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मधुलिका मिश्रा। आज हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं उन्हें किसी भी परिचय की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं मशहूर कहानीकार और मशहूर शायर अज़हर इकबाल सर की। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज़ पर। बहुत शुक्रिया, बड़ी इनायत। सलामत रहें आप। सर, शुरुआत यहीं से करेंगे। आपका एक बहुत मशहूर शेर है कि तुम आए तो भूल गया मैं सारी बातें, वरना दिल में कुछ कुछ चलता रहता है। तो अज़हर जी के दिल में क्या ऐसा चला जो उन्होंने शायरी लिखना चुन लिया? बेसिकली घर का माहौल कुछ इस तरह का था कि चारों तरफ कुछ साहित्यिक बातें, साहित्य पे विचार विमर्श, नावल, अफसाने, कहानियाँ। तो जब एक ही तरह की चीज़ें आपके समातों में, आपकी कानों में पड़ती रहती हैं तो आप उन लफ्ज़ों को सुनने के आदी हो जाते हैं। और रफ्ता रफ्ता जब वो शौक़ परवान चढ़ता है तो फिर आप या तो लेखक बन जाते हैं या शायर बन जाते हैं। जी हाँ, यही वजह रही है। सर, आप आज जिस मुकाम पर हैं उस मुकाम पर जाना हर किसी का सपना होता है, तो जाहिर सी बात है कठिनाइयाँ आई होंगी। कैसा रहा अब तक का सफ़र? काफ़ी मुश्किल था। मतलब शुरुआती दौर तो समाज जो है, जो सोसाइटी है या जो साहित्य को पसंद करने वाले लोग हैं वो आसानी से आपको कबूल नहीं करते हैं। तो मुझे लगा कि ये 20 साल की एक यात्रा है पूरी, जिसमें रफ्ता रफ्ता एक लोगों ने मोहब्बतें देना शुरू की। लोगों के मेरे प्रति जो है वो खूबसूरती से उन्होंने बहुत चाहा मुझे। और अब तो मैं हैरान हो जाता हूँ देख के कि जहाँ जाना होता है वहाँ पहले से ही इतने सारे लोग होते हैं मौजूद मिलने के लिए, मुलाकातों के लिए। तो बहुत ही अच्छा सफ़र है। बिल्कुल सर। और पहली शायरी आपकी, अगर आप वो सुनाएं, और किसने प्रेरणा दी थी, अगर इसके बारे में बताएं थोड़ा। हमारे यहाँ एक छोटे से कस्बा है बुढ़ाना। तो बुढ़ाना में अमूमन साहित्यिक गोष्ठियों का एक प्रचलन था। तो उसमें कभी कभी कोई पंक्ति किसी शायर की दे दी जाती थी और कहा जाता था कि इस पर आप शेर कहें। तो उन दिनों दुष्यंत कुमार की एक गज़ल का मिसरा दिया गया, जो शेर कुछ इस तरह था उनका कि वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। क्या बात है सर। तो दुष्यंत साहब की ज़मीन में इस गज़ल पर मिसरे पर शेर कहना था। मेरी उम्र रही होगी उस वक्त 16-17 बरस की। तो मुझे पता भी नहीं था कि शेर कैसे गढ़े जाते हैं, शेर कैसे कहे जाते हैं। तो अचानक मैं ऐसे ही कुछ लफ्ज़ों के जोड़ तोड़ में लगा और मुझे लगा कि कुछ कोई कपलेट टाइप कोई चीज़, एक शेर हो गया है कुछ। तो पहला शेर था कि वो फूल बन के मेरे पास ही महकता रहा, वो फूल बन के मेरे पास ही महकता रहा, मैं सोचता ही रहा अपने हम सफ़र के लिए। तो ये बचपन में जो मैंने शायरी जहाँ से शुरू की उस वक्त ये पहला शेर कहा गया था। जी सर। सर, घर की तरफ से कितना सपोर्ट रहा? उन्होंने कैसा सपोर्ट किया आपको? उस वक्त थोड़ा स्ट्रगल था, घर के हालात भी अच्छे नहीं थे। तो पढ़ाई भी जारी रखना थी, नौकरी भी करना थी, कुछ आर्थिक समस्याओं का सामना था। तो शहर दर शहर नौकरी के सिलसिले में जाना आना लगा रहा। तो कॉरस्पॉन्डेंस से हम लोग पढ़ते रहे, किसी तरह ग्रेजुएशन किया। और फिर सपोर्ट जहाँ तक मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा रहा। एक भावनात्मक जुड़ाव कि हम जिन भी हालात में रहें एक दूसरे की ताकत बने रहें, चाहे वो बहन भाई हों या पेरेंट्स हों। सब लोगों ने मतलब एक ही हौसला दिलाया कि नहीं, आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। जैसा कि सर, शायरी एक ऐसा टर्म है कि इसको उर्दू के साथ जोड़ लिया जाता है, तो अज़हर इकबाल जी ने शायरी में हिंदी भाषा को चुना, इसके पीछे क्या वजह है? मुझे लगता है कि हम एक कंपोजिट कल्चर में रहते हैं। दो तहजीबें हैं, बल्कि दो क्या कई सारी तहजीबें हैं जिनका मुरक्का है ये जो हिंदुस्तान। मुख्तलिफ़ भाषाएं, मुख्तलिफ़ तहजीबें, इन सब में हमें जीना होता है। हमारे इर्द गिर्द अलग अलग भाषाओं के लोग रहते हैं। तो आप कब कौन सी भाषा से मुतासिर हो जाते हैं, कौन सी ज़ुबान आपको अच्छी लगने लगती है, उसमें कहा नहीं जा सकता। मैं ये महसूस करता हूँ कि आप अच्छी शायरी किसी भी ज़ुबान में कर सकते हैं। तो मैंने बचपन में मतलब इस तरह के सीरियल्स वगैरह या देखा करते थे, तो कहीं ना कहीं वो हिंदी अल्फाज, हिंदी हालांकि मेरा कभी सब्जेक्ट नहीं रहा, मैंने कभी बाकायदगी से हिंदी की पढ़ाई नहीं की, लेकिन पता नहीं क्यों दिलचस्पी बढ़ती चली गई। खासकर जो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स थे, राम और रावण और कर्ण, अर्जुन,
मैं न चाहते हुए ये कहीं ना कहीं मेरे अनकॉन्शियस में रहते हैं ये सारे कैरेक्टर्स, और वो मैं अगर चाहूँ भी ना तो वो शायरी में आ जाते हैं खुद ब खुद। अज़हर इकबाल जी, आज जब आप सबके लिए एक मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन है, तो अज़हर जी की मोटिवेशन और इंस्पिरेशन कौन है? मधुलिका, बहुत सारे लोग हैं ऐसे कि जिनको मुझे लगा कि इन लोगों को पढ़ना चाहिए या इनसे सीखने को मिल सकता है। काफ़ी सारे नाम हैं, लाइक केदारनाथ साहब हैं, अशोक वाजपेयी, नरेश सक्सेना साहब या विनोद कुमार शुक्ल साहब, इरफान सिद्दीकी, साक़ी फ़ारूकी, सरवत हुसैन, एक लंबी फहरिस्त है। किसी एक आदमी आपकी शख्सियत साजी, जो आपके व्यक्तित्व का निर्माण होता है, वो किसी एक शख्स के द्वारा नहीं हो सकता, ज़रिए नहीं हो सकता। आप मुख्तलिफ़ लोगों से बहुत मुनफरिद चीज़ें सीखते हैं, तब जाके आपकी शख्सियत बनती है और निखार पैदा होता है उसके अंदर। बिल्कुल सही बात है सर। सर, आज की हमारी जो वर्तमान स्थिति है उसे आप कैसे देखते हैं? मैं बड़ा आशावादी हूँ इस चीज़ को लेके, बड़ा उम्मीद अफजा माहौल है। ख़ासकर जो जेन जी है या जेन एक्स, जो मेरे बाद जो जनरेशन आई, उसमें बहुत अच्छी शायरी हो रही है। नौजवान नस्ल बहुत अच्छा काम कर रही है, और हमारा जो मुस्तकबिल है, हमारा जो भविष्य है, वो दरख्शां है, रोशन है। आप जैसे लोग हैं। धन्यवाद सर। सर, आज की परिस्थिति पे अगर आपने कुछ पंक्तियां लिखी हों और आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें। हालांकि बड़े तजाद हो जाएगा, बड़ा कंट्रोडक्शन इसमें आ जाएगा बात में। मैं अभी तारीफ़ कर रहा था जेन जी और जेन एक्स की, लेकिन शेर जो है वो बिल्कुल इसके अपोजिट है। जाने वो बच्चे कहाँ किन रास्तों पर खो गए, जाने वो बच्चे कहाँ किन रास्तों पर खो गए, जो बड़े बूढ़ों को जाते थे नमन करते हुए। क्या बात है सर, बहुत खूब। और प्रेम में संपूर्ण हो जाने का मतलब है यही, प्रेम में संपूर्ण हो जाने का मतलब है यही, कृष्ण हो जाए अगर मीरा भजन करते हुए। इसी से सर एक सवाल जो मेरे जहन में बहुत बार आया कि हिंदू माइथोलॉजी को आप अपनी कविता शायरी के ज़रिए दिखाकर क्या बताना चाहते हैं? क्यों हिंदू माइथोलॉजी को क्यों चूज़ किया? देखिए, मैं जहाँ तक सोचता, हिंदू माइथोलॉजी नहीं, कोई भी एक शख्स जो आपको आपका रास्ता प्रशस्त कर रहा हो, आपको रोशनी दिखा रहा हो, तो वो आपके लिए सम्मानित है, एहतराम के काबिल है। उसमें किसी मज़हब का कोई लेना देना नहीं है। मोहम्मद साहब ने कहा था, ये देखिए कि रोशनी कहाँ से आ रही है, ये मत देखिए कि मशाल लिए कौन खड़ा है। तो अच्छी बातें जहाँ से मिल पा रही हों, चाहे वो हिंदू माइथोलॉजी से मिल रही हैं वहाँ से लें, इस्लाम से मिल रही हैं वहाँ से लें, क्रिश्चियनिटी से मिल रही हैं वहाँ से लें। तो इस अच्छी बातों का मज़हब से कोई लेना देना नहीं होता है। बिल्कुल सर। सर, हमारी आज की युवा पीढ़ी के लिए कुछ संदेश, जो आपकी तरह शायर बनना चाह रहे हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगे आप? जी ज़रूर। मुझे लगता है कि शायरी आपको अच्छा इंसान बनने में मदद करती है, और इस दौर में जब लोगों में दूरियां, फासले बढ़ते चले जा रहे हैं, ऐसे में शायरी ज़्यादा सार्थक हो जाती है। हमारी परवरिश में, हमारी तरबियत में एक ज़रूरी हिस्सा हुआ करता था कहानियाँ, जो अब घरों से गायब हो गई हैं। अब ना दादियाँ होती हैं, ना नानियाँ होती हैं, ना पेरेंट्स को इतना वक्त रहा है कि वो अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाएं। कहानियाँ आपकी किरदार साजी में, आपकी तरबियत में एक अहम मुकाम रखती थीं। तो जब से घरों से कहानियाँ गायब हुई हैं, मुझे लगता है कि एक जो भावनात्मक जुड़ाव, एक जो जज्बाती रिश्ता आपस में हुआ करता था, उसके अंदर बहुत कमी आ गई है। तो मेरा एक संदेश, मेरा एक पैगाम यही है कि आप अपने बच्चों को कहानियाँ ज़रूर सुनाएं। बिल्कुल सर। अज़हर इकबाल जी, आपका जीवन जैसा कि है, मतलब आप शायरियाँ, कहानियाँ करना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन क्या आपके जीवन में कभी कोई प्लान बी रहा? आपने इसके अलावा कुछ करने का सोचा था? नहीं, प्लान बी तो शायरी है। पहला प्लान तो मेरा ब्रेड बटर फाइनेंस से चलता है। मैं फाइनेंस सेक्टर में हूँ, एक कंपनी में सेटिन क्रेडिट केयर नेटवर्क लिमिटेड में एज ए डेप्यूटी जनरल मैनेजर काम करता हूँ। तो मैंने कभी शायरी को, साहित्य को या अपने शौक़ को पेशा नहीं बनने दिया।
लेकिन इत्तेफाक देखिए, आपके पेशे से ज़्यादा आपको इससे जाना जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है कि ये जो शायरी है उसने इस कदर शोहरत अता की, और ये सब मन जानी भला है, ईश्वर की तरफ से है कि वो चाहता है, वो जब चाहता है कि आप सम्मानित हों, आपको इज़्ज़त मिले, तो वो लोगों के दिलों में आपके प्रति मोहब्बत पैदा कर देता है। तो एक अहम सवाल सर, जब आप लिखते होंगे तो काफ़ी बार ऐसा हुआ होगा कि ख्याल नहीं आ रहे हैं, दिमाग खाली है, कुछ भी जहन में नहीं आ रहा, उस समय अपने आप को कैसे बाहर निकाल कर एक अच्छी शायरी लिखना, एक अच्छी कविता? ये हमेशा हर शायर, हर लेखक के साथ होता है। आप लगातार लिख ही नहीं सकते। कभी कभी तो शारिक साहब यहाँ आए हुए हैं, शारिक कैफी उर्दू का एक बहुत बड़ा नाम है कंटेम्प्रेरी पोइट्स में। शारिक साहब बताते हैं कि जब उनकी पहली किताब आई जी, उसके बाद 18 साल उन्होंने कुछ नहीं लिखा, एक मिसरा नहीं लिखा उन्होंने, और 18 साल के बाद फिर जब उनका जहन उस तरफ गया तो 3 महीने में किताब आ गई दूसरी। तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप लगातार लिखेंगे, रोज़ आपको ये सोच के बैठना है कि नहीं मुझे तो कुछ ना कुछ लिखना है, एक शेर कहना है, गज़ल कहनी है, नहीं, ज़रूरी नहीं है उसके लिए। हम भोपाल में हैं सर, तो भोपाल वालों के लिए एक शेर अगर आप सुनाना चाहें तो। वो एक झील थी शफाफ नीले पानी की। भोपाल दरअसल झीलों का शहर है, तो मुझे झील से एक शेर याद आ गया। वो एक झील थी शफाफ नीले पानी की, और उसमें डूब के खुद को निखाराए हम। तो भोपाल में जब भी मेरा आना होता है वो ऐसे ही होता है जैसे इस शहर में डूब जाता हूँ। यहाँ की झीलें बहुत मुतासिर करती हैं, और यहाँ उनके जो दिलकश मनाजिर हैं वो अपनी तरफ खींचते हैं मुझे भोपाल में। मेरा बहुत दिल चाहता है कि मैं कुछ दिन गुजारूँ यहाँ पे, लेकिन मसरूफियात के चलते घर बार जिम्मेदारियाँ भाग दौड़ रह नहीं पाता हूँ। लेकिन इंशाल्लाह एक दिन आएगा जब मैं बहुत दिन के लिए यहाँ आवारागर्दी करने के लिए आऊँगा। बिल्कुल सर। अजहर इकबाल जी का बचपन कैसा गुजरा? बचपन मेरे जीवन में संतोष बहुत है। ईश्वर ने जब जो चीज़ें मुझे दी मैंने सदा उसका धन्यवाद दिया। जब कुछ नहीं था तब भी ये मुस्कुराहट और ये सुकून मेरे चेहरे पर रहा करता था। आज जब ईश्वर ने बहुत मेरी हैसियत से ज़्यादा दिया है मुझे, तब भी मैं उसका धन्यवाद करता रहता हूँ। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ ऐसे हैं कि हमारे पास जो होता है उसमें खुशी खुशी गुजारा कर रहे होते हैं। हर चीज़ को, छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करते हैं हम लोग। तो बस ये इसीलिए सुकून बना हुआ है ज़िंदगी में। सर, आपने इतनी सारी शायरियाँ लिखी है, आपकी मन पसंदीदा शायरी कोई सी? एक शेर है जो मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी के बहुत करीब मुझे महसूस होता है। बड़ी लतीफ़ सी कैफियत है, बहुत नाजुक सा वो है। उसका मतलब मैं सुना देता हूँ पहले। मतलब गज़ल का जो फर्स्ट कपलेट होता है उसको मतलब कहते हैं, वो सुना देता हूँ कि मरुस्थल से यकायक जैसे जंगल हो गए हैं, मरुस्थल से यकायक जैसे जंगल हो गए हैं, तेरा सानिध्य पाकर हम मुकम्मल हो गए हैं। हमारे आंसुओं को दुख का कारण मत समझना, हमारे आंसुओं को दुख का कारण मत समझना, तुम्हें नज़दीक पाकर भाव विह्वल हो गए हैं। तो ये मुझे लगता है कि कभी कभी इंसान जज्बाती तौर पे इस कदर इमोशनल मतलब वो हो जाता है, टूट सा जाता है, बिखर सा जाता है किसी अपने को देख के। तो वो एक ये कैफियत मुझे बहुत पसंद है, जब आप किसी से मिल के रो पड़ें। कभी ये ख्याल मन में आया कि शायरी छोड़ दूं? नहीं, शायरी क्यों छोड़ दी? शायरी तो नहीं। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ, दुष्यंत साहब ने कहा था, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। तो शायरी जो है मेरा ओढ़ना बिछाना है। मैं मुसलसल मतलब इस कैफियत से सरशार रहना चाहता हूँ। आप भोपाल सर कितनी बार आए? ये शायद 5वीं या 6ठी मरतबा मैं यहाँ आया हूँ। सर, हमारी आज की जनरेशन जो कुछ अच्छा लिखना चाहती है, लेकिन फिर वो होता है कि नहीं, प्रेम, एक तरफा प्यार, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ख्याल आते हैं। तो वो कैसे कंसंट्रेट करके एक अच्छा आउटकम निकाल सके किसी भी चीज़ में, भले ही लिखना ना हो, कुछ भी करना हो, उनके लिए कुछ इंस्पिरेशन? हमारी जो नई नस्ल है वो बहुत जल्दबाजी में है। दरअसल शायरी जो है वो एक तपस्या है, सीखते सीखते आती है। हम पढ़ना नहीं चाहते हैं लोगों को। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तो हमारे जो हमारा शब्दकोश है, जो हमारा डिक्शन है, जो हमारा क्राफ्ट है, वो बेहतर नहीं हो पाएगा।
हमें मशहूर होने की जल्दी है, हमें 2 लाइन लिखनी है, फ़ौरन रील बनानी है और उसको इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देनी है। जबकि होता क्या है कि जब आप कुछ लिखते हैं तो उसे थोड़े दिन के लिए रख दें, फिर 10 दिन बाद 20 दिन बाद उसको पढ़ें, आपको खुद नज़र आएगा कि उसके अंदर और बेहतर करने की क्या गुंजाइश है, हम उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो ये जो जल्दबाजी जहन में है, इसको निकालना होगा। अजहर इकबाल जी को फिल्मों की तरफ जाने का भी शौक था, वो शौक क्यों नहीं पूरा हो सका? मैं चाहता था कि मैं बॉम्बे शिफ्ट हो जाऊं जब मैं शायद 19-20 साल का रहा हूँगा, 21-22 का। मुझे लगता था कि मैं शायद उस फील्ड में कुछ कर सकता हूँ। अम्मा कहने लगी बड़ा आज़ाद माहौल है मुंबई का, बिगड़ जाएगा, मत जा। मैं अम्मा की बातें ज़रा मानता हूँ तो मैं रुक गया फिर। बिल्कुल सर। लेकिन अभी भी हम लोग थिएटर तो करते हैं, 100 से ज़्यादा प्ले कर चुके हैं हम। हर्फकार फाउंडेशन में एक सोसाइटी रन करता हूँ, तो उसमें दास्तान गोई भी के शोज़ कराते हैं, शायरी, कविता, कहानियाँ, स्टोरी टेलिंग वगैरह, सब तरह के हर फन को फ़रोग़ देने की कोशिश करते हैं, आर्ट फॉर्म को। सर, जो आप कहानियाँ लिखते हैं उसके पीछे जो मेन संदेश है वो क्या, मतलब आज की रियलिटी दर्शाना? कहानियाँ कुछ नहीं, कुछ जो नाटक हैं उनकी स्क्रिप्ट वगैरह लिखी हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक्चुअली वो मेरा जोन है नहीं। बेसिकली मैं आपको बताऊं, मैं शायरी ज़्यादा मेरा रहता है और किस्सेबाजी मुझे पसंद है, मतलब कहानियाँ सुनाना। हाँ। तो बहुत पुराने वक्तों की बात है। एक बार एक बादशाह ने खुशी के आलम में फ़ैसला किया कि वो अपनी सल्तनत के तमाम कैदियों को रिहा कर देगा। बादशाह का फरमान जारी होने की देर थी कि तमाम कैदियों को रिहा किया जाने लगा। अचानक बादशाह की नज़र एक बूढ़े कैदी की तरफ गई। उसने उन्हें रोका और पूछा, बुजुर्गवार, आप यहाँ कब से कैद थे? बूढ़े कैदी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हुजूर, आपके वालिद के ज़माने से। ये सुनते ही बादशाह ज़ारो कतार रोने लगा। उसने सिपाहियों को बुलाया और हुक्म दिया कि इनको बाइज्जत वापस कैद खाने में ले जाओ, ये हमारे अब्बा की निशानी है। क्या बात है सर। तो कहानी एक्चुअली ये जो किस्सेबाजी है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। तो मैं बहुत सारे ऐसे स्टोरी टेलर्स थे जिनके साथ मैंने काम किया, लिखा नहीं है, लेकिन वो कहने की जो विधा है ना, ये कहानी कहना, ये बहुत पसंद है मुझे। सर, आप आज जिस मुकाम पर हैं, कभी जब लिखना शुरू किया था तब सोचा था फेमस होऊंगा? मुझे अब भी यकीन नहीं आता। आप बता रही हैं मैं किस मुकाम पे हूँ, तो मुझे पता चल रहा है कि मैं किस मुकाम पे हूँ। अदरवाइज मुझे कभी महसूस ही नहीं होता है। मैं वही, ज़्यादा बराबर भी फर्क नहीं आया। सर, सबसे अच्छी बात यही कि आप पहले भी डाउन टू अर्थ थे, अभी भी डाउन। बिल्कुल, और हमेशा ऐसा ही रहना है, हमेशा, मतलब सबके लिए मौजूद, सबके साथ। अब ये ऐलान मेरी जान विधिवत कर दो, अब ये ऐलान मेरी जान विधिवत कर दो, मैं तुम्हारा ही रहूं ऐसी वसीयत कर दो। मेरे जीवन में किसी वृक्ष की भांति आओ, मेरे जीवन में किसी वृक्ष की भांति आओ, अपने साये में रखो और तथागत कर दो। मैं जुदाई का वो क्षण हूँ जो सदा याद रहे, मैं जुदाई का वो क्षण हूँ जो सदा याद रहे, अपने माथे से लगाकर मुझे अक्षत कर दो। फिर चली आओ मेरे पास बिछड़ने के लिए, फिर चली आओ मेरे पास बिछड़ने के लिए, मन की पीड़ा को मेरी जान यथावत कर दो। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब सर। सर, इसी नज़्म से एक सवाल आया कि एक बहुत बड़ी भीड़ है हमारी भारत में, वो है एक तरफा आशिक, और आप उन एक तरफा आशिक के मसीहा हैं। वो आपको शुक्रिया अदा करना चाहती है। तो इस तरीके से, इस वे में आप जो लिखते हैं अपनी नज़्म, जहाँ हर तरफ टूटा दिल, ये सब बढ़ावा दिया जाता है? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है कि मैं बढ़ावा देता हूँ इसको, एक तरफा मोहब्बत को। इदरीस बाबर एक पाकिस्तान के शायर हैं, उनका एक शेर याद आता है, मैंने एक तरफा मोहब्बत तो कभी की ही नहीं, मैंने एक तरफा मोहब्बत तो कभी की ही नहीं, उसकी जानिब से भी चाहा है बराबर खुद को। तो ये एक जो कैफियत है, जो एक तरीक़ा है, मोहब्बत बेसिकली क्या है, मोहब्बत मुकम्मल हो जाती है तो उसका कोई फ़ायदा रह नहीं जाता। वो शायद साहब बैठे हुए ऊपर, उनका एक शेर याद आता है मुझे, हिज्र जुदाई को कहते हैं और वस्ल कहते हैं मिलन को। तो
हिज्र में हैं हज़ार इम्कानात, जुदाई में बहुत सारी संभावनाएं हैं। हिज्र में हैं हज़ार इम्कानात, वसल में वसल के सिवा क्या है। जो चीज़ मिल जाती है वो बेईमानी हो जाती है। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। निदा साहब का शेर मशहूर ज़माना। तो ये सब चीज़ें हैं। अब मेरी खुशकिस्मती रही कि मैं जिन लोगों के बारे में सोचा करता था कि इनका सानिध्य प्राप्त हो जाए, इनकी क़ुर्बतों से फैज़याब हो जाऊं, उन लोगों के साथ मैं बैठा, उन लोगों के साथ मैंने स्टेज शेयर किया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अज़हर इकबाल जी की शायरी के अलावा हॉबीज़ क्या हैं? सफ़र का शौक़ है बहुत ज़्यादा, यात्राएँ बहुत करता हूँ और खुश रहता हूँ यात्रा में। लोगों से मिलना, नए लोगों से मिलना, बातें करना, उनके बारे में जानना, मोहब्बतें करते रहना। ज़िंदगी है एक निरंतर बहते रहने का सफ़र। ज़िंदगी है एक निरंतर बहते रहने का सफ़र। आप दुख की इस नदी को पार करते जाइए। तो ये जो दुख है, ये जो मुश्किल वक्त है, ये निकल जाता है, चला जाता है। आपने जैसे कि अभी बताया कि आप ट्रैवलिंग के बहुत शौकीन हैं, तो जैसा ट्रैवलिंग, खान पान, इन सब के भी, तो क्या अज़हर जी को खाना बनाना भी पसंद है? जी, मैं खाना, मुझे ऐसे लोग पसंद हैं, ऐसे पुरुष पसंद हैं जो घरों में रह के जो काम उनकी पत्नियां करती हैं वो सारे काम वो खुद भी जानते हों। घर की साफ़ सफाई, कपड़े धोने से लेके और किचन के सारे काम, तो वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से कर लेता हूँ। वेज, नॉन वेज, काफ़ी सारी डिशेस बना सकता हूँ। रोटियाँ थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी आएंगी क्योंकि बहुत दिन से प्रैक्टिस में नहीं हूँ। सर, आज जब ऐसा समय है कि हर तरफ विमेन एम्पावरमेंट और महिलाओं को लेकर बातें चलती हैं, तो ऐसे में अज़हर जी ने महिलाओं पर अगर कुछ लिखा हो तो? तपता सूरज, जलती धरती, दूर तलक तन्हाई, रास्ता मुश्किल, मन आशंकित, साथ है बस परछाई। लेकिन अपने सपनों को पूरा करने की धुन में, पाँव के छाले, मन की पीड़ा, अपना सुंदर रूप, सब कुछ भूल गई है। आशाओं की डोर को थामे खुद को ढूंढ रही है, कोमल सी एक लड़की। बहुत खूब सर। जब आप अकेले रहते हैं या फिर जब कुछ सोचते हैं, तो कोई ऐसा किस्सा जो आपके घर से जुड़ा हो, मम्मी ने कुछ ऐसा कहा हो जो बार बार याद आता है कि हाँ, अब इन्होंने कहा है इसलिए रुकना नहीं है, ज़िंदगी में चलते रहना है? बेसिकली कोई ऐसी मोटिवेशनल बातें मतलब बताई नहीं जाती हैं, उनको जिया जाता है घर में। आप जब उस मुश्किल वक्त को याद करते हैं जो आपके पेरेंट्स ने गुजारा आपकी परवरिश की खातिर, तो आप ऑटोमेटिकली मोटिवेट हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि हम इनके लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, तो वहाँ आप अपना बेस्ट देने लगते हैं, अगर आप जुड़े हुए हैं तब। सर, आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी हुई है, तो उसके बारे में कुछ बता दीजिए, अपनी पढ़ाई की हिस्ट्री। मैं 2004 में उस इदारे से जुड़ा था, उस इंस्टीट्यूशन से, और अलीग होना मुझे लगता है एक फ़ख्र का विषय है। मुझे प्राउड फील होता है कि मैं उस इंस्टीट्यूशन से, भले ही मैं एक नालायक स्टूडेंट रहा लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ये अच्छा लगता है कहना कि मैं अलीग हूँ, या मैं अलीगढ़ से कुछ थोड़ा बहुत मेरी वाबस्तगी रही। बहुत ज़्यादा वक्त तो नहीं गुजारा मैंने, बहुत कम वक्त के लिए गया मैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। अज़हर इकबाल जी को कॉलेज के टाइम पर प्यार हुआ था? हाँ, मुझे स्कूल के टाइम पे भी प्यार हुआ था। उनको कुछ सुनाया होगा आपने सर? वो एक्चुअली है क्या कि वो इतना मतलब है इंटरेस्टिंग जो मैंने लिखा था बहुत ज़्यादा, लेकिन उसमें उन लोगों के नाम आते हैं तो मैं सुना नहीं पाऊंगा। मैं जिस लड़की से मतलब मुझे लगा कि मैं उसकी तरफ मुतासिर हूँ, बहुत मुतासिर हूँ, तो उसकी कई सारी सहेलियाँ थीं। तो मुझे जब पहली बार अट्रैक्शन महसूस हुआ किसी मतलब लड़की की तरफ, तो वो एक ज़रा थोड़ा हिजाब वाला नहीं होता, पर्दे वाला घर, तो उस तरह के मामलात थे। मिलने का वो तसव्वुर ही नहीं था, मोबाइल थे नहीं, सोशल मीडिया नहीं था, कुछ नहीं था। तो कभी 15 दिन में, 20 दिन में, कभी स्कूल से आते जाते देख लिया, बस इतना ही हुआ करता था और उसी में खुश रहा करते।